फाइटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीपीसीएल का जो क्वेश्चन पेपर 2016 में हुआ था। मैं जो 2015 का क्वेश्चन पेपर था वो यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ और अब मैं 2016 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ। तो उसके मैं 25 क्वेश्चन जो है अपलोड करूँगा, तो इसलिए आप हमारा वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर आता है एग्ज़ाम में, तो हमें किस तरीके से पेपर को हल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि इसका हिंदी इंग्लिश दोनों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे कि हिंदी और इंग्लिश में कैसे पढ़ना। तो पहला है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉजेस अ हार्ट कंडीशन व्हिच रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ। इसका मतलब होता है कि विद्युत धारा की वह सीमा, ठीक है, देख लीजिए, विद्युत धारा की वह सीमा जो हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है और मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर 80 मिली एम्पियर आंसर रहता है, इसका 80 मिली एम्पियर। लेकिन इसका एग्ज़ाम वाला जो है वो गलत कर रहा है और ये गलत लिखा हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा हमारा 50 से 100 मिली एम्पियर, 80 मिली एम्पियर हमारा आंसर होगा। इससे हमारा जो भी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को करंट लग सकता है और उसकी जान जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 23 विच मशीन इज नॉट अ डेंजर मशीन। इसमें हमें भी बताना है कि 1948 की धारा सेक्शन 23 के तहत हमारी किस मशीन को डेंजर मशीन नहीं कहा गया है। तो इसमें हम हिंदी में भी पढ़ देते हैं। कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन खतरनाक मशीन है। देखिए दोस्त, इसमें गड़बड़ी है, इसमें है नहीं लिखना चाहिए, इधर इसमें लिखना चाहिए था नहीं। तो इसमें दोस्तों इसमें नहीं है, तो ये हमें इंग्लिश का थोड़ा सा सही माना जाएगा, तो इसलिए हमें इंग्लिश से करना है। इसमें ये बताना है हमें कि कौन सी मशीन इसमें डेंजर मशीन नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ऊपर नॉट लिखा हुआ है। मैं इंग्लिश का आपको दिखा देता हूँ। इसमें नॉट लिखा हुआ है, नॉट मतलब डेंजर मशीन नहीं है, और हिंदी वाले में लिखा है, इसलिए हम इंग्लिश को ही मानेंगे। तो दोस्त इसमें जो पहला ऑप्शन दिया सर्कुलर सा। तो इससे सर्कुलर सा रहता है, इस तरीके का पहिया रहता है। इसमें जो पहिया होता है, इस पहिए के ऊपर इस तरीके से ऐसे गोल रहते हैं, कटिंग गेज रहती हैं। तो ये बहुत बड़ी मशीन होती है, इसलिए डेंजर मशीन है। पहली वाली डेंजर मशीन है। दूसरी वाली जो मिलिंग मशीन, ये भी बहुत बड़ी मशीन होती है। पावर प्रेस होती है, ये भी बहुत बड़ी मशीन होती है। ग्राइंडर मशीन होती है, बहुत ही छोटी मशीन होती है, इसलिए हमारा ग्राइंडर मशीन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये डेंजर मशीन नहीं होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इंग्लिश पढ़ता हूँ पहले। सेंटर पंच पॉइंट है या एंगल यूजुअली। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा सेंटर पंच होता है, ये सेंटर पंच जो रहता है, ये सेंटर पंच का हमारा जो पॉइंट एंगल होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों हमने आपको कई बार बताया कि सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है 90 डिग्री नहीं दिया है। इसमें दिया 30 से 120 डिग्री दिया है। एक आंसर 75, 15 से 75 दिया है, 60 से 90। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, हमारा तीसरा 60-90 आंसर सही हो जाएगा। इसमें वैसे राइट आंसर जो होता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें 60 और 90 दिया है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हमारा जो थर्ड आंसर होगा वो राइट आंसर होगा। इसके बाद है, इसको चाहो तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। केंद्र पंच की नोक का कोण समानता होता है। केंद्र पंच की नोक का कोण क्या होता है, तो ये 60 और 90, इसको सही कर सकते हैं हम, 60 या 90। आप चाहो तो हिंदी भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको समझ में आ जाए। बीच हैमर इज फेवरेट फॉर फिटर। इसमें हमें ये बताना है, इंग्लिश वैसे अच्छा लग रहा है। बीच हैमर इज फेवरेट फॉर फिटर, ये हमें बताया जा रहा है कि कौन सा हैमर जो होता है फिटर के लिए फेवरेट होता है। मैं हिंदी भी आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इसमें ये लिखा है कि एक फिटर के लिए पसंदीदा हैमर कौन सा होता है। तो एक फिटर के लिए बॉल पेन हैमर जो होता है वो पसंदीदा हैमर होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया होगा, तो जो बॉल पेन हैमर होता है बॉल पेन हैमर होता है वो सबसे पसंदीदा हैमर होता है फिटर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बॉल पेन हैमर ही सबसे अधिक यूज करता है एक फिटर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन, कि बर्नियर वेवल प्रोटेक्टर मेजर्ड अप टू। इसमें ये लिखा है, आप इंग्लिश में लिखा है बर्नियर वेवल प्रोटेक्टर इट मेजर्ड अप टू, कि बर्नियर प्रोटेक्टर से हम मेजर्ड कहते हैं, क्या मेजर्ड करते हैं और कितना कम से कम मेजर्ड करते हैं, ये हम पूछा है। तो इसमें जो हमारा बर्नियर वेवल प्रोटेक्टर होता है, ये हिंदी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
वर्नियर प्रवण चांदा मापता है, इसमें ये लिखा हुआ है वर्नियर प्रवण चांदा मापता है, तो हमें ये बताना है कि ये कितना कम से कम मापता है, क्योंकि अधिकतम तो ये 180 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन कम से कम कितना नापता है। तो दोस्त आपको मालूम है कि बर्नेबल प्रोटेक्टर की जो लीस्ट काउंट रहती है वो 5 मिनट होती है। बर्नेबल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट होती है 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम जब डिग्री में बदलेंगे, क्योंकि इसमें सारे आंसर जो है वो डिग्री में दिए गए हैं सारे आंसर, तो 5 बटे हम 60 करेंगे, और जब हम इसको काटेंगे डिग्री में बन गया ये 60 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। जब हम 5 से काटेंगे तो 5 1 5 ये 12 हो जाएगा, तो हमारा आंसर सही आंसर हो जाएगा 1/12 डिग्री, यानी 1 डिग्री में कौन सा हिस्सा है, ये 12वां हिस्सा। इसलिए दोस्तों हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1 डिग्री का कौन सा हिस्सा, 1 डिग्री का हमारा 12वां हिस्सा, तो पहला आंसर सही आंसर हो जाएगा। ये मैंने निकाल के आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइडर इज नॉट यूज फॉर, यानी कि हम डिवाइडर का कहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त जो हमारा डिवाइडर होता है उसको मैं बना के अभी दिखा देता हूँ कि डिवाइडर का कहाँ हम उपयोग नहीं। इसमें देखो हिंदी में लिखा हुआ है कि एक भाजक, डिवाइडर को हम भाजक कहते हैं, कि भाजक इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब इसका मतलब यह है कि डिवाइडर से हम क्या काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या काम नहीं कर सकते हैं, तो उसको चाहो तो मैं थोड़ा इंग्लिश में देख के आपको बता देता हूँ। तो इसमें लिखा है, पहला लिखा है ट्रांसफरिंग डायमेंशन, स्क्राइबिंग सर्किल, जनरल लेइंग सर्किल और मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो दोस्त इसमें लिखा हुआ है, पहले तो मैं डिवाइडर का चित्र बना देता हूँ। डिवाइडर इस प्रकार का एक नोकदार टूल होता है, इस तरीके से नोकें रहती हैं, और ये नोकें जो रहती हैं ये नोकें नीचे से इस नोकदार होती हैं और ऊपर जाकर एक पॉइंट पर इस तरीके से ये मिल जाती हैं, और इसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस प्रकार से नोक से। तो इसमें ये पूछा गया क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसमें जो है ये सर्किल हम बना सकते हैं, स्क्राइबिंग सर्किल, जनरल लेइंग आउट सर्किल हम कर सकते हैं, ट्रांसफरिंग डायमेंशन, मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो हम ये जो मेजरमेंट होता है दोस्त इसमें दिया गया है, ये मेजरमेंट जो माप लेने का काम होता है, ये माप लेने का काम हम करते हैं कैलिपर द्वारा। हम माप लेने का काम डिवाइडर के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त इसका जो आंसर सही कर रहा है वो ट्रांसफरिंग डायमेंशन सही कर रहा है। तो मुझे यह लगता है कि ये काम तो इसके द्वारा माप को स्थानांतरित तो कर सकता है ये, तो इसलिए इसका फोर्थ आंसर राइट आंसर होना चाहिए। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, इसका फोर्थ आंसर राइट आंसर होगा अपनी थ्योरी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर थ्रेड स्क्रू ऑफ बेंच वाइज आर कास्टेड ऑफ। ये लिखा है स्क्वायर थ्रेड स्क्रू, इसका मतलब होता है जो स्क्वायर थ्रेड स्क्रू लिखा गया है, स्क्वायर थ्रेड स्क्रू का जो मतलब होता है कि स्क्वायर थ्रेड स्क्रू जो हमारे स्पिंडल होता है, जो 22 का स्पिंडल होता है, वो किससे बना होता है। देख लीजिए, मैं आपको इसमें हिंदी में दिखा देता हूँ। हिंदी में क्या लिखा है, बेंच 22 के वर्गाकार चूड़ीदार पेंच। ये वर्गाकार चूड़ीदार जो पेंच लिखा हुआ है, ये वर्गाकार चूड़ीदार पेंच क्या होता है। वर्गाकार चूड़ीदार पेंच होता है हमारा जो जिस स्पिंडल के ऊपर वर्गाकार चूड़ी होती है, बेंच 22 का जो स्पिंडल होता है उस पर वर्गाकार चूड़ी होती है। तो इस स्पिंडल की बात हो रही है कि जो हमारा बेंच 22 का स्पिंडल होता है, क्योंकि वर्गाकार चूड़ी और पेंच का मतलब है दोस्त इधर स्पिंडल, पेंच का मतलब दोस्त इधर स्पिंडल है। जो पेंच का मतलब है वो है स्पिंडल, और चूड़ीदार का मतलब है चूड़ी, और वर्गाकार का मतलब स्क्वायर थ्रेड। तो हमारा जो बेंच 22 का स्पिंडल होता है दोस्तों वो माइल्ड स्टील का बना होता है। हमारे बेंच 22 के जितने भी स्पिंडल, हैंडल और वाशर नट होते हैं ये सारे माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। आप याद कर लीजिए, स्पिंडल, हैंडल, वाशर नट सब माइल्ड स्टील के होते हैं, और बॉक्स नट जो होता है वो गन मेटल का होता है, और जबड़े जो होते हैं वो कास्ट आयरन के होते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा स्पिंडल माइल्ड स्टील से बना होता है, तो इसका थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरी में हस्त सक्रिया हेतु। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा आरी में हस्त संक्रिया। तो ये जो हस्त संक्रिया होती है ये होती है हाथ के द्वारा हमें आरी चलाना है, हैंड हेक्सा है। हैंड हेक्सा को हमें चलाना है, तो उसकी लंबाई जो होती है वो हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्त अपनी जो किताबों में लिखा है वो 250 mm से लेके 300 mm तक दिया गया है, लेकिन दोस्त इसमें 250 से 300 mm कोई आंसर नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर 200 से 300 mm सही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका सेकंड आंसर राइट आंसर होगा। हम ज़्यादा आंसर नहीं लगा सकते हैं, छोटा आंसर लगा सकते हैं, और ये 200-300 में ये है कि हमारा एक्यूरेट लिमिट में बना हुआ है। हम ऐसे 200 को 201 202 नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा फिक्स साइज में 200 से 300 mm लंबाई का ब्लेड हाथ के द्वारा चलाने में हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्ट्रोक होता है लगभग इतनी लंबाई के हेक्सा ब्लेड के द्वारा ही स्ट्रोक कवर कर सकता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संकीर्ण स्थानों और छिद्रों के अनुशंसित रेती है। तो इसमें ये लिखा है संकीर्ण स्थान और छिद्र। तो अनुशंसित रेती का मतलब होता है, अनुशंसित जो रेती होती है, अनुशंसित मतलब उसके लिए उपयोग कर सकते हैं।
तो संकीर्ण स्थान और छिद्रों के लिए जो हम रेती का उपयोग करते हैं, इसके लिए हम निडल फाइल का यूज करते हैं। दोस्त ये भी आंसर उसमें गलत दिखाया जा रहा है। चाकूनुमा जो होती है, इससे हमारा संकीर्ण स्लॉट तो साफ हो जाएगा, लेकिन होल इससे साफ नहीं होगा, छिद्र साफ नहीं होगा, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा, और फोर्थ आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा। फोर्थ आंसर ये क्यों? क्योंकि जो हमारी निडल फाइल होती है, निडल फाइलों में 12 प्रकार की फाइलें होती हैं। तो 12 प्रकार की जो दोस्त फाइलें रहती हैं, इनसे हम 12 आकार की कार्य क्रिया कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा स्लॉट का भी इससे काम हो जाएगा और होल का भी काम हो जाएगा और संकीर्ण जगह में हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी 12 ग्रेड की फाइलें होती हैं। तो इसका आंसर दोस्त निडल फाइल इसका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। हिंदी में लिखा है उच्च श्रेणी इस्पात। तो उच्च श्रेणी इस्पात का मतलब होता है हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील में हमें कार्य करना है। तो हाई कार्बन स्टील में हम कैसे कार्य करेंगे? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत दिए हैं। ऑप्शन इसमें ये ऐसे दे दिए हैं, इसमें आपको नहीं समझ पाओगे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश समझना चाहिए। तो इसमें इंग्लिश में मैं आंसर इसका बताऊंगा, हिंदी से इसका आंसर नहीं बताऊंगा। तो जब हम कोई भी चीज़ को हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं, तो हाई कार्बन स्टील से बनाने के बाद इसको पहले हार्डनिंग किया जाता है, इसको पहले हम हार्ड करते हैं, और हार्ड करने के बाद इसको टेम्पर किया जाता है। पहले हार्ड किया जाता है 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे इसको हम टेम्पर कहते हैं। तो टेम्पर करना चाहिए, हार्डनिंग और टेम्परिंग। तो देख लीजिए इसमें 3rd नंबर में है हार्डनिंग और 1 नंबर में टेम्परिंग। तो इसके फर्स्ट और थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा, जो हिंदी के हिसाब से सही नहीं होगा, इसलिए इंग्लिश के हिसाब से आपको करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। तो दोस्त इसमें देखिए पहले ऑप्शन में दिया फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आंसर गलत है। फिर ओनली 3 ये गलत है। फर्स्ट और थर्ड आंसर दिया है फर्स्ट एंड थर्ड, इसलिए इसका थर्ड आंसर जो है फर्स्ट एंड थर्ड वाला सही हो जाएगा और चौथा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोटाइज गेज क्लासिफाइड एज, यानी कि इसको हिंदी में बता देता हूँ। मोटाइज गेज को वर्गीकृत किया जाता है, यानी मोटाइज गेज को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो दोस्तों मोटाइज गेज होता है हमारा, ये मार्किंग कार्य क्रिया करता है। तो इसमें देख लीजिए कहीं मार्किंग दिया होगा तो आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें हिंदी में चिन्हीकरण दिया है, तो इसका चिन्हीकरण आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि इसको हिंदी में देखेंगे तो देखिए इसमें इंग्लिश में दिखा रहा है मार्किंग करने के लिए, तो मार्किंग करना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप हिंदी में यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में समझ सकते हो मार्किंग करने के लिए क्या ऐसा होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे ये जॉब है, मान लीजिए इस जॉब पे हमें एक सतह की इस सतह के किनारे से इस सतह के किनारे से जॉब के ऊपर हमें ऐसी 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 लाइन खींचना है, समांतर लाइन, तो ये हम खींच सकते हैं। कैसा होता है मैं बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से रहता है, इसमें एक इधर स्टेप बना होता है और ये इधर एक नोकदार पिन होती है। तो ये पिन रहती है, हम इसको सटाकर इसके ऊपर हम ऐसे इसको हम इधर सटा लेते हैं और इस पिन को जो है ऐसे हम कर देते हैं इसको, और इस पर ऐसे आगे की ओर ऐसे किनारे के सहारे रगड़ते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो इससे हमारा ये जो ये नोक रहती है जो की सतह पर निशान बना देती है, इसे हम मोटाइज गेज कहते हैं। ये मार्किंग टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन आ गया कि ब्रिटिश और मीट्रिक जो सिस्टम होता है, कि ब्रिटिश और मीट्रिक सिस्टम में जो हमारे माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलीपर रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि हमारा ब्रिटिश में एक ही वर्नियर कैलीपर रहेगा या एक ही माइक्रोमीटर रहेगा। तो दोस्त इसको मैं बता देता हूँ। हमारा जो वर्नियर कैलीपर होता है और ब्रिटिश और मीट्रिक में केवल इसके निशान चेंज होते हैं, हमारा वही वर्नियर कैलीपर रहता है, केवल निशानों की जो ग्रेजुएशन रहती है वो चेंज हो जाती है। किसी किसी में दोनों ग्रेजुएशन रहती है, नीचे की तरफ मीट्रिक की होती है, ऊपर की तरफ ब्रिटिश की होती है। और लेकिन माइक्रोमीटर में दोस्त जो स्पिंडल होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर 0.5 mm पिच की चूड़ी होती है स्पिंडल के ऊपर और स्लीव के अंदर, और ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1/40 इंच पिच की चूड़ी होती है स्पिंडल के ऊपर और स्लीव के अंदर। तो इसलिए माइक्रोमीटर हमारा अलग अलग होगा और जो बनने कैलीपर वो सेम होगा, इसलिए हमारा जो है फोर्थ आंसर राइट आंसर होगा। फोर्थ आंसर में क्या दिया है, इसमें दिया है सेम वर्नियर कैलीपर वर्नियर व्हाट डिफरेंस है माइक्रोमीटर। हमारा वर्नियर जो होगा वो सेम रहेगा और माइक्रोमीटर हमारा अलग रहेगा। ये इंग्लिश हिंदी में भी आप दिखा देते हुए समान वर्नियर, इसमें दिया है समान वर्नियर और अलग अलग माइक्रोमीटर। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शंकु और कोणीय दोनों मापने हेतु इनमें से कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, ये लिखा है। तो शंकु का मतलब होता है इस तरीके का माप, जैसे इस तरीके का कोई जॉब है शंकु होता है, और कोणीय माप होता है इस तरीके का। तो इस प्रकार से दोनों में कोण का ही रिलेशन हो रहा है, शंकु में भी कोण में भी। तो कोण को चेक करने के लिए और मापने के लिए हम साइन बार का उपयोग करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें साइन बार कहीं दिया है दोस्त, पहले नंबर पर ज्या बार दिया है, ज्या बार को साइन बार कहते हैं। देखिए इंग्लिश में दिखा देते हैं आपको। देखिए इसमें जो पहले नंबर पे दिया है ये साइन बार दिया गया है। तो इसलिए किसी भी कोण को चेक करने के लिए या कोणीय जॉब को चेक करने के लिए हम साइन बार का उपयोग करते हैं।
इसमें, लेकिन इसमें प्रवण चाहता बर्नियर वेल प्रोटेक्टर दिया गया है, लेकिन बर्नियर वेल प्रोटेक्टर जो होता है ये साइन बार से थोड़ा कम एक्यूरेसी दे पाता है। साइन बार जो होता है 1 मिनट की एक्यूरेसी में कार्य करता है, और चांदा हमारी 1 डिग्री की एक्यूरेसी में कार्य करता है, इसलिए हमारा 1 मिनट वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रिक पंच रिफर्स। देखो ये थोड़ा सा इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रिक पंच रिफर्स, रिफर्स का मतलब होता है कि हम प्रिक पंच से क्या कार्य कर सकते हैं। तो जो प्रिक पंच होता है उसकी नोक होती है वो जो 30 डिग्री पर रहती है। 30 डिग्री पर नोक अगर रहती है तो इससे हम छोटा निशान बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है तो टू मेक स्मॉल मार्क्स, यानी कि हम इससे छोटा निशान बना सकते हैं। देख लीजिए, इसको हिंदी में भी दिखा देते हैं। छोटे चिन्ह बनाने हेतु तो हमारा प्रिक पंच जो होता है पतला होता है, इससे छोटा चिन्ह बनता है। डॉट पंच जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, 60 डिग्री का होता है, इससे और चौड़ा पंच लगता है। एक सेंटर पंच होता है वो 90 डिग्री का होता है, इससे सबसे चौड़ा पंच का निशान लगता है। तो इसलिए हमारा दोस्त आंसर जो हो जाएगा छोटे निशान बनाने के लिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 15 नंबर। 15 नंबर में ये क्वेश्चन हमें बताना है करेंट सीक्वेंस ऑफ फोर्जिंग फॉर प्रोड्यूसिंग अ कोल्ड चीजल। इसमें हमें करेक्ट सीक्वेंस या सही तरीका बताना है। वो तरीका बताना है कि हम कोल्ड चीजल को बना रहे हैं, कोई कोल्ड चीजल है, उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या तरीका यूज करना पड़ेगा। तो ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें जो आंसर दिखा रहा है ये आंसर गलत है, ये का आंसर बिल्कुल सही नहीं है। हमें कोल्ड चीजल बनाने के लिए पहले हम उसकी फोर्जिंग करेंगे। फोर्जिंग होती है, कोई भी चीजल इस तरीके का रहता है, तो इस तरीके का रहता है तो उसको हमें ये गर्म करके इस आगे वाले हिस्से को, इस हिस्से को गर्म करके उसको चपटा करते हैं। सबसे पहले हम जब हम इसको चपटा करते हैं तो इसे हम इस तरीके से, इसके पॉइंट को इस तरीके से बनाते हैं, इसे हम फोर्जिंग कहते हैं। फोर्जिंग करने के बाद हार्डनिंग होती है। हार्डनिंग करने के बाद इसमें टेम्परिंग कर सकते हैं, इसके बाद ग्राइंडिंग कर सकते हैं। लेकिन चाहो तो इसमें हम फोर्जिंग के बाद ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा। इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा फोर्जिंग, फिर रफ ग्राइंडिंग, फिर हार्डनिंग और टेम्परिंग। तो ये प्रोसेस करते हैं हम। फोर्जिंग करेंगे, फोर्जिंग करने के बाद हम ग्राइंडिंग दोस्त इसलिए की जाती है क्योंकि फोर्जिंग इस तरीके से होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। फोर्जिंग में जो पॉइंट होता है वो अधिक तरीके से शार्प नहीं हो पाता, इस तरीके से रहता है। इस तरीके से रहता है तो हमें इसको और शार्प बनाना पड़ता है। किस तरीके से? ऐसे और शार्प बनाना पड़ता है। तो और शार्प बनाने के लिए हम इसकी ग्राइंडिंग करते हैं और हार्डनिंग और टेम्परिंग कर सकते हैं। जैसे कभी कभार किसी में ग्राइंडिंग ना दिया हो, यदि तो हम इस ग्राइंडिंग को हटा देते हैं मान लीजिए, तो इसका सही सीक्वेंस होगा फोर्जिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। पहले हम फोर्जिंग करेंगे, फिर हार्डनिंग करेंगे और फिर इसकी टेम्परिंग करेंगे। तो ये राइट आंसर नहीं है जो ये इस एग्जाम वालों ने सही किया है, वो राइट आंसर नहीं है। हम कास्टिंग नहीं करते हैं। कास्टिंग का मतलब होता है ढालना। फोर्जिंग जो चीजल बनाने के लिए कभी भी हम ढलाई नहीं करते हैं। ढलाई तो हम किसी रॉड की करते हैं, इसके बाद रॉड को ले जाके जब फोर्जिंग करते हैं तब चीजल का निर्माण होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। विच वन इज नॉट अ एनीलिंग प्रोसेस। तो दोस्तों हमें ये बताना है कि एनीलिंग प्रोसेस नहीं है इसमें। देख लीजिए, मैं हिंदी में थोड़ा देख लेता हूँ। इनमें से कौन सा एक तापानुशीतन प्रक्रिया नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सा अनिलिंग प्रोसेस इसमें नहीं है। तो देख लीजिए, इसमें अनिलिंग क्या होता है। अनिलिंग हम इसको लोहे को गर्म करके और अनिलिंग करने के लिए रेत में या बालू में दबा देते हैं। तो रेत या बालू में दबाने से हमारा जो लोहा रहता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इससे हमारा लोहा मुलायम भी हो जाता है और उसके अंदर के स्ट्रेस होते हैं वो भी रिफाइन हो जाते हैं। अनिलिंग प्रोसेस में, जो अनिलिंग प्रोसेस में दिखाया गया है, इसमें स्ट्रेस भी रिफाइन होता है तो सॉफ्ट भी हो जाता है हमारा लोहा। तो ये पहले आंसर दिया तो ये तो है, इसमें नहीं पूछा गया, ये तो है। इसके बाद लिखा है प्रोसेस अनिलिंग, तो अनिलिंग है ही। इसके बाद दिया है इसमें टेम्परिंग जो रहता है इसमें पानी में ठंडा भी हम इसको करते हैं। तो इसमें स्फेरोडाइजिंग दिया है। ये स्फेरोडाइजिंग जो है ये हमारा अनिलिंग प्रोसेस नहीं है। स्फेरोडाइजिंग जो होता है एक प्रकार की किसी भी जॉब को ऐसे गोलाई में बनाने की क्रिया को स्फेरोडाइजिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है किसी भी चीज़ को गोलाई में बनाना। इससे अनिलिंग का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए अनिलिंग प्रोसेस नहीं है। स्फेरोडाइजिंग मतलब स्फेरिकल मतलब गोलाई में बनाने को हम स्फेरोडाइजिंग क्रिया का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर सही कर सकते हैं कि ये प्रोसेस नहीं है, ये तीनों है। इसके बाद है नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। ऑल बेसिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर स्टील इन्वॉल्व्स, कि यानी कि हमें ऑल बेसिक हीट, इसको हम हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। इस्पात हेतु सभी आधारभूत तापीय उपचार प्रक्रियाओं में, तो जो आधारभूत जो हमारी तापीय उपचार प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि हम उसमें हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, उसका उपचार कहते हैं। तो इसमें हम लोहे के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं। हमारा जो मेन लोहे का स्ट्रक्चर होता है वो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्त इसमें हमारा मेन परिवर्तन जो किया जाता है, लोहा जब हमारा गर्म होता है किस अवस्था में आता है, ऑस्टेनाइट अवस्था में आता है। तो हम ऑस्टेनाइट अवस्था से परिवर्तन कर सकते
सकते हैं और हम उसको दूसरी अवस्था में कर सकते हैं परिवर्तन करके। तो दोस्त हमारा इसमें जो तापीय उपचार प्रक्रियाएँ होती हैं इसमें कौन सी लोहे की अवस्था परिवर्तित होती है? ऑस्टेनाइट में परिवर्तन किया जाता है। तो इसलिए इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टेनाइट का परिवर्तन। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन शीतलन माध्यमों में से, देखिए इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी शीतलन माध्यम होते हैं, जो क्विंचिंग मीडिया होती हैं जिसमें हम गर्म लोहे को ठंडा करते हैं, तो उसमें सबसे जल्दी ठंडा कौन करेगा? तो इसमें जो ऑप्शन दिखाए गए हैं इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा है लवण जल। इसे लवण जल को हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ये जो लवण जल होता है इसे हम बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ, देखिए इसमें इंग्लिश में देखिए इसमें ब्राइन दिखा गया है, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो ब्राइन सॉल्यूशन जो रहता है दोस्त, ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है इसमें नमक मिला देते हैं हम, लगभग 8 से 10% इसमें नमक मिलाया जाता है। तो दोस्त जो पानी में नमक मिलाने से क्या होता है, पानी में नमक मिलाने से उसके ठंडे करने की दर बढ़ जाती है। तो दोस्त इसमें सबसे अधिक ठंडा करेगा जो ब्राइन सॉल्यूशन करेगा, इसलिए इसका आंसर ब्राइन सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन कभी यदि पूछा जाए कि पानी के बाद कौन ठंडा करेगा, तो इसके बाद वाटर का नंबर आएगा, वाटर के बाद इसके बाद ऑयल का नंबर आएगा, सबसे लास्ट में एयर का नंबर आएगा। एयर जो होगा वो सबसे लास्ट में ठंडा करेगा। तो इसके बाद ब्राइन हो जाएगा सबसे पहले, ब्राइन के बाद आएगा वाटर, और वाटर के बाद आएगा ऑयल, और ऑयल के बाद आएगा एयर। तो ये क्रम भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछा गया है कि क्विंचिंग मीडिया इज ऑर्डर टू डिक्रीजिंग सेवर्टी। तो इसमें ये चीज़ क्या है, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, कुछ हो गया है। इसमें ये पूछा गया है कि जो हम क्विंचिंग मीडिया का जो यूज करते हैं, क्विंचिंग मीडिया ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है उसमें कितना % रॉक सॉल्ट मिलाया जाता है? तो दोस्त इसमें लिखाया गया है 5 से 10%। ये क्वेश्चन अलग दिखा रहा है इसमें 5 से 10% जो है हम नमक मिलाते हैं ताकि हमारा ठंडे करने की दर बढ़ जाए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, कठोरता के घटते क्रम में इस शीतलनों का सही क्रम लिखिए। तो मैंने अभी क्रम बता दिया है, देखिए जो अभी इसमें एक क्वेश्चन अलग है और आंसर अलग है। तो क्वेश्चन जो था मैंने अभी बता दिया, कठोरता शीतलन माध्यमों के कठोरता के घटते क्रम में सबसे पहले रहेगा ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें जो सबसे पहले रहेगा ब्राइन। अगर हम किसी जॉब को ब्राइन में ठंडा करेंगे तो सबसे अधिक हार्ड होगा, इसके बाद वाटर में ठंडा करेंगे तो और कम हार्ड होगा, इसके बाद हम ऑयल में ठंडा करेंगे तो और कम हार्ड होगा, और इसमें हम एयर में ठंडा करेंगे तो और कम हार्ड होगा। इसमें या तो हम क्वेश्चन को अलग समझ सकते हैं या ऑप्शन को अलग समझ सकते हैं। ऑप्शन अलग है, क्वेश्चन अलग है, दोनों का मैंने आंसर बता दिया। क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर ऑप्शन के हिसाब से जो क्वेश्चन होगा उसमें ये होगा कि ब्राइन सॉल्यूशन में कितना % हम रॉक सॉल्ट मिलाते हैं, तो 5 से 10% आंसर होगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जो है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इससे आप समझ सकते हो कि कठोरता का घटता क्रम क्या होगा यदि हम किस शीतलन माध्यम का उपयोग करें, ये बता चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के शीट में संतरे के छिलके बनाने की स्थिति को कैसे टाला जा सकता है? इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे किसी धातु को हम काट रहे हैं तो ठंडी अवस्था में उसको काट रहे हैं। देखो शीत कार्यों में लिखा है, इसमें ये लिखा है शीत कार्यों में। और संतरे के छिलके का मतलब होता है घुंघराले चिप्स। ये घुंघराले चिप्स निकलते हैं, तो ये इसको हम कैसे टाला जा सकता है? तो कैसे टाला जा सकता है, जो माइल्ड स्टील होता है हमारा, जो मृदु लोहा होता है, इसमें देख लीजिए ऊपर क्या इंग्लिश में क्या दिया है, यूजिंग फाइन ग्रेन्ड स्टील बाई टेम्पर्ड स्टील, स्ट्रेचिंग द स्ट्रिप, हिंदी में देखते हैं क्या लिखा, पट्टी को खींचकर मशीनिंग द्वारा। तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें संतरे के छिलके के लिए कैसे टाला जा सकता है। इंग्लिश पढ़ता हूँ, हाउ एन ऑरेंज पील कैन बी अवॉइड इन कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल। हमें मेटल में कोल्ड वर्किंग करना है तो इस प्रकार से फोल्डिंग को कैसे टाला जा सकता है? तो फोल्डिंग को हम ऐसे टाल सकते हैं, हम फाइन ग्रेन्ड स्टील का यूज करेंगे। फाइन ग्रेन्ड स्टील का यूज करेंगे तो उसमें जो स्प्रिंगनेस या जो हमारा धातु फोल्ड हो रहा था, क्यों फोल्ड हो रहा था? क्योंकि जैसे किसी धातु में टेम्परिंग का गुण है, यदि वो टेम्पर्ड है तो वो फोल्ड होगा और वो छिलके के समान फोल्ड हो जाएगा। इसलिए हमारा पहला है, हम फाइन ग्रेन्ड स्टील लेंगे। तो फाइन ग्रेन्ड स्टील में इस प्रकार के कोई भी घुंघराले होने का गुण नहीं आएगा, तो हमारा फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा, फाइन ग्रेन्ड स्टील। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को तापीय उपचार कार्य किया जाता है। धातुओं का तापीय उपचार कार्य किया जाता है, तो ये तापीय उपचार कार्य क्या होता है या किस पर किया जाता है? तो हमें जब भी कोई तापीय कार्य क्रिया करनी होती है तो धातु को हम अपर क्रिटिकल रेंज से ऊपर गर्म करते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट आंसर दिया है क्रिटिकल रेंज से नीचे, ये हमारा फर्स्ट आंसर गलत हो जाएगा। क्रिटिकल रेंज से नीचे नहीं करेंगे, क्रिटिकल रेंज पर नहीं करेंगे, हम उसको गर्म करेंगे क्रिटिकल रेंज से ऊपर। क्रिटिकल रेंज से ऊपर गर्म करने से क्या हो जाता है कि हमारा जो धातु के अंदर का स्ट्रक्चर हो जाता है वो स्ट्रक्चर पूर्ण तरह अंदर तक गर्म हो जाता है, इससे उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चूर्ण धातु विज्ञान से संबंधित नहीं। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा जो हमारा इसमें ऑप्शन है जो जिसमें धातु के बुरादा से रिलेटेड नहीं है दोस्त। तो जो हमारा बुरादा से रिलेटेड नहीं है ये हमारा ढलाई नहीं है बुरादा से रिलेटेड, क्योंकि ढलाई में धातु जो है बुरादा के रूप में नहीं रहती है। ये ढलाई में धातु हमारी होती है लिक्विड अवस्था में होती है, इसलिए हमारा नहीं पूछा गया था। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ढलाई। ढलाई में हमारी धातु चूर्ण अवस्था में नहीं होती है। इसका नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है फोर्जिंग के दौरान कारखंड को सहारा देने के लिए कौन सा औजार प्रयुक्त होता है। जब हम किसी धातु को फोर्ज करते हैं या फोर्ज करने के बाद उसे गर्म करके पिटाई करते हैं उसकी, तो पिटाई करने के लिए हम कौन सा कारखंड का यूज करेंगे। तो दोस्त हम एनविल का यूज करते हैं, लेकिन इसमें देख लेते हैं एनविल कहीं दिया है कि नहीं। तो इसमें दोस्त एनविल कहीं नहीं दिया है, इसलिए हमारा आंसर स्विच ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि स्विच ब्लॉक ये बड़ा सा एक पीस होता है और ये मोटा रहता है काफ़ी, और ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ये यानी कि हमारे हैमर के फोर्स को सहन कर सकता है स्विच ब्लॉक, इसलिए हम स्विच ब्लॉक का उपयोग कर सकते हैं। और एक तरीका और इस तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि फोर्जिंग शॉप में एनविल रहता है और एनविल के साथ फोर्जिंग करने के लिए अलग अलग आकार देने के लिए स्विच ब्लॉक भी अवेलेबल रहता है। तो इसलिए हमारे पास यदि एनविल अवेलेबल नहीं होगी तो हम स्विच ब्लॉक को भी सहारा देने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्राई स्क्वायर वरीयता परीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। तो ये मैं तो समझ चुका हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए इंग्लिश थोड़ा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि द ट्राई स्क्वायर यूज फॉर टेस्टिंग स्क्वायर, यानी कि हम ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम कितनी सतह की स्क्वायरनेस की जांच कर सकते हैं। तो दोस्त ट्राई स्क्वायर की जो हमारी ब्लेड होती है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये जॉब है, तो हमें ट्राई स्क्वायर के द्वारा ये ब्लेड है और ये नीचे स्टॉक है, मान लीजिए हमारा ये स्टॉक है, जिसको मैंने डॉटेड कर दिया, और ये ब्लेड है इसमें मैंने टिक लगाया। तो ये ब्लेड जो होगी हमारी एक बार में एक ही सतह की जांच करेगी। जैसे मान लीजिए मैंने इस हटा के रखा है, तो हमारी इस सतह की जांच की जा रही है अभी जो वर्टिकल सतह है। यदि हमें नीचे वाली सतह की जांच करना है तो हमें इसको पलट के लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्राई स्क्वायर की ब्लेड ही 90 डिग्री को चेक कर सकती है, स्टॉक 90 डिग्री को चेक नहीं कर सकता है। स्टॉक ओनली सहारा देने का काम करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक बार में एक ही सतह की 90 डिग्री की जांच कर सकता है और दो सतह की जांच नहीं कर सकता है। तो हमारा फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है बर्नियर हाइट गेज, बर्नियर ऊंचाई मापी लिखा है दोस्तों। इसमें बर्नियर ऊंचाई मापी का मतलब है बर्नियर हाइट गेज। जब जबड़ा कारपट को स्पर्श करे, कारपट का मतलब है सरफेस प्लेट। तो दोस्तों मैं बर्नियर हाइट गेज बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे इस तरीके से बर्नियर हाइट गेज का बेस होता है और इस तरीके से इसका जो इसमें मान लीजिए कि इसमें स्टेट स्क्राइबर लगा हुआ है। तो स्टेट स्क्राइबर हमारी जॉब की सतह पर मान लीजिए टच हो गया या सरफेस प्लेट से टच हो गया, तो जो हमारा ये जबड़ा जो है ये जबड़ा जब हमारा सरफेस से टच हो जाएगा, इधर टच हो जाएगा, तो ये हमारा जो जबड़े के साथ जो बर्नियर स्केल जुड़ा होता है, हमारा बर्नियर स्केल और जो बीम के साथ मेन स्केल होता है, ये दोनों की रीडिंग 0-0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा बिल्कुल नीचे है, एकदम नीचे है, मतलब हमारी रीडिंग क्या है, बिल्कुल 0-0 है। तो इसके लिए इसका आंसर हमें लगाना है। क्या इसमें पूछा जा रहा है बर्नियर हाइट गेज व्हेन द जो टचेस द वर्क टेबल बर्नियर स्केल जो, मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो रीडिंग होगी वो क्या आएगी यदि हमारा जो जबड़ा जो है वो टचेस द वर्क टेबल पर टच कर रहा है जबड़ा हमारा। तो जो हमारा जबड़ा नीचे वाली वर्क टेबल पर टच करेगा तो इसमें 0 रीडिंग आएगी। एक बार मैं हिंदी पढ़ के भी सबको समझा देता हूँ, देख लीजिए इसमें हिंदी में क्या लिखा। बर्नियर ऊंचाई मापी में जब जबड़ा कारपट को स्पर्श करेगा, इसमें इधर लिखा है, देख लीजिए, स्पर्श करता है तो बर्नियर पैमाना क्या प्रदर्शित करेगा, तो बर्नियर स्केल हमारा क्या प्रदर्शित करेगा दोस्त, बर्नियर स्केल हमारा 0 प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए फर्स्ट आंसर इसका जो हो जाएगा शून्यांक पाठ्यांक। शून्यांक पाठ्यांक का मतलब होता है 0 रीडिंग। तो यदि दोस्त आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल फिटर फाइटर को आप सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम नेक्स्ट कल परसों आगे और भी इसी के UP RVNL के वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।